हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल। अरे मेरी अंग्रेजी पे मत जाओ, मैं आपकी हिंदी टीचर फिर से एक बार आप लोगों के सामने एक नए विषय के साथ, एक बहुत ही अच्छे विषय के साथ जो आपके बहुत काम की है। आप उस पर ध्यान देंगे तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ आप लोगों को कि आप हिंदी के एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो मेरी बातों का ध्यान दीजिए। मैं अपने राजपूत ऑडिटोरियल्स में मेरे सभी बच्चों का, मेरे सभी लर्नर्स का, मेरे सभी दर्शकों का जो मेरा चैनल देखते हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल पे जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए भेज रही हूँ वह सभी काम की है, उनको देखिए। और अगर आप लोगों को सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा विषय है आज का हमारा। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, आज यहाँ पर इस स्लाइड में कुछ नई चीजें हमारे सामने हैं। आप लोग थोड़ा सोचिए, क्या हैं ये सब, कौन है ये लोग। लोग, जी हाँ, मैं लोग बोल रही हूँ। यहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग हमें दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग चेहरों वाले, अलग अलग आकार वाले। और ये सभी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारी भाषा के लिए बहुत आवश्यक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों कि अगर ये लोग नहीं हैं, ये सारे लोग अगर हमारी भाषा में नहीं हैं तो हमारी भाषा समझ में ही नहीं आएगी कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम लिखना क्या चाह रहे हैं और हम बताना क्या चाह रहे हैं। ये सभी महाशय हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। ये सभी लोग, ये सभी नए नए रंग रूप वाले लोग, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी भाषा के अभिन्न अंग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर ये नहीं तो भाषा नहीं। भाषा की शुद्धता, भाषा की सुंदरता इनसे ही आती है। और इन सभी का बहुत सुंदर सुंदर नाम भी है। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सुंदर सुंदर नाम है इन लोगों का, अलग अलग, सबका अपना अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये सभी अपने आप में एकदम अलग हैं और अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इनकी जो पहचान है वो बहुत ही अलग है। और जैसे ही ये हमारी भाषा में आते हैं, भाषा का मतलब बदल जाता है, भाषा का अर्थ बदल जाता है। आप देख रहे हैं अलग अलग रंग रूपों में, कोई पीले रंग में है तो कोई अलग आसमानी रंग में है, कोई हरे रंग में है। हाँ, यहाँ पे रंग सिर्फ सजावट के लिए है। जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो रंगों से कुछ लेना देना नहीं होता है। हाँ, लेना देना है इनके आकार से। जो इनका आकार आप देख रहे हैं ना, इनका शेप, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं शेप, तो इनके आकार से हमें पता चलता है कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, व्याकरण की भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है। मैंने बोला व्याकरण की भाषा। जी हाँ बच्चों, व्याकरण की भाषा में ही इनका अलग अलग नाम है। इन सभी लोगों का अलग अलग नाम बताया गया है। ये सभी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और भाषा में इनका अलग अलग तरह से प्रयोग भी किया जाता है। जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है, अगर वहाँ पर हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा उल्टी पुल्टी हो जाती है, उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो इसलिए इन सभी महाशय लोगों को भाषा में उनके सही स्थान पर लगाना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इन सभी का प्रयोग आपको कैसे करना है वो बहुत आवश्यक है समझना। अब आप सोच रहे होंगे कि मिस तो खाली बताते जा रहे हैं इनका प्रयोग इन्हें, लेकिन ये लोग हैं कौन, इनका नाम क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि इन्हें कहा क्या जाता है। तो बच्चों थोड़ा सा सोचते रहिए आप लोग। मैं तो ज़रूर बताऊंगी कि ये सभी कौन हैं, इन्हें क्या कहा जाता है,
लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध है, थोड़ा सा आप लोग भी सोचते रहिए कि इन्हें व्याकरण की भाषा में जो नाम दिया गया है वे सभी नाम कौन कौन से हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे हम। यह क्या सोच लिया क्या आप लोगों ने? मैंने फिर से एक नया यहाँ पे नए आकार वाला एक स्लाइड डाल दिया, इसलिए कि आप लोग सोचिए क्या है ये, इन दोनों का नाम क्या है, क्या कहा जाता है इनको व्याकरण की भाषा में। और सबसे बड़ी बात कि आज मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ उस टॉपिक का, उस शीर्षक का नाम क्या है, कौन सा शीर्षक आज हम सीखने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या सिखाने वाली हूँ मैं आप लोगों को? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग सामने होते तो तुरंत मुझे जवाब आ गया होता कि हाँ मैम, इसका यह नाम है। तो मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि आज हम कौन सा शीर्षक मैं आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा सोचते रहिए, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम। यह क्या अभी भी शीर्षक नहीं आया हमारे सामने? यहाँ पर एक बच्चा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है और कुछ लिखा हुआ है, रोको मत जाने दो। वाक्य है रोको मत जाने दो। रोको मत के बाद एक चिन्ह लगा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है और वाक्य के अंत में भी एक चिन्ह है। हम इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे, रोको मत जाने दो। आगे देखते हैं, फिर से वही वाक्य पुनः दोहराया गया, लेकिन इसको हम कैसे पढ़ेंगे पता है आप लोगों को? मैं बताती हूँ। देखो, रोको मत जाने दो, वाक्य यहाँ पर बदल गया, रोको मत जाने दो। आपने देखा जो वो चिन्ह लगाया हुआ था वह पहले तो मत के बाद था और दूसरी बार जब आया तब यहाँ रोको के बाद हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप देखो कितना अर्थ बदल रहा है इसका, रोको मत, इसका अर्थ यहाँ पे ये हो रहा है कि मत रोको, जाने दो। लेकिन उसी वाक्य में जब वो विराम चिन्ह अलग तरह से लगा दिया गया, शब्द के मत के पहले, मत के बाद न लगाकर रोको के बाद लगा दिया गया, तब उसका अर्थ बदल गया कि रोको मत जाने दो, अर्थात उस इंसान को रोक लो, मत जाने दो। और पहले वाक्य में ये बताया गया मत रोको, उसको जाने दो, और दूसरे वाक्य में यह बताया गया कि रोक लो उसको, मत जाने दो। तो बेटा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक चिन्ह, एक छोटा सा आकार का एक चिन्ह वाक्य को किस तरह से बदल देता है, उसके अर्थ को किस तरह से बदल देता है, यह हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ। ठीक है, अगर नहीं भी समझा होगा तो मैं तो स्पष्ट करने वाली ही हूँ। एक और वाक्य, सो मत जागो। क्या बोला जा रहा है? सो मत जागो, यानी कि सोना मत सो, तुम उठ जाओ, जाग जाओ, ऐसा बोला जा रहा है, मना किया जा रहा है सोने के लिए। यहाँ पर इस वाक्य में सोने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। और दूसरे वाक्य में वही वाक्य है, वही सारे शब्द हैं, लेकिन एक चिन्ह की वजह से उसका अर्थ बदल रहा है। सो, अब क्या बोला जा रहा है? सो मत जागो, अर्थात तुम सो जाओ, उठो मत, अभी अभी मत जागो, नहीं जागना है। अर्थात एक में बत बोला जा रहा है सोने के लिए और दूसरे वाक्य में एक चिन्ह की वजह से उसका अर्थ बदल जा रहा है कि मत सो। ठीक है, और दूसरे में ऐसा बोला जा रहा है कि सो जाओ। तो आप देखिए कि कैसे वाक्य हैं और क्या बताया जा रहा है, और अभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ।
तो बच्चों, जो आज का हमारा शीर्षक है वह है विराम चिन्ह। पहले 2 स्लाइड से मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई और वो सारी चीजें देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज आपको क्या सिखाने जा रही हूँ। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रहा है विराम चिन्ह, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी भाषा में। हमारी भाषा के लिए विराम चिन्ह बहुत मायने रखता है। अगर आपको विराम चिन्हों की सही पहचान नहीं है तो आप ना तो सही बोल सकते हैं, ना ही सही लिख सकते हैं और ना ही सही पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो खाने में नमक के जैसा। अगर खाना आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया और उसमें नमक नहीं डाला तो उस खाने का कुछ महत्व नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से विराम चिन्ह है। आपने बहुत सारी चीजें लिख डाली, पढ़ डाली, बोल डाली, लेकिन ऐसा बोला, ऐसा लिखा, ऐसा पढ़ा कि किसी को समझ में ही नहीं आया। लेकिन अगर आप सही विराम चिन्ह की पहचान रखते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से बोल भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा शीर्षक है विराम चिन्ह। अब हम आगे विराम चिन्हों के बारे में बहुत सारी बातों को समझेंगे, जानेंगे और पहचान पाएंगे कि हमें कहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। परिभाषा, विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। ठीक है, विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, विराम का मतलब है विश्राम यानी कि आराम। विश्राम का अर्थ होता है आराम, यानी कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको कहाँ पर रुकना है, विश्राम करना है, उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आप लगातार लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो ऐसा सही नहीं होगा। तो इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है कि थोड़ा सा भाषा में हमें विश्राम करना है, रुकना है, आराम करते हुए हमें लिखना और पढ़ना और बोलना है। इन चीजों के लिए हमें विराम चिन्ह अति आवश्यक होते हैं और इन्हीं को विराम चिन्ह कहा जाता है। यानी अर्थात कि भाषा को आराम करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम अपनी लिखावट में, अपने बोलने में, अपने पढ़ने में करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ मैं कि जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, एम होता है। तो इस वीडियो के पीछे मेरा भी एक उद्देश्य है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस शीर्षक का उद्देश्य है, वह यह है कि भाषा में कुशलता तथा विराम चिन्हों के प्रयोग से परिचित करवाना। इस टॉपिक का जो उद्देश्य है वह आपकी भाषा में कुशलता यानी कि अच्छाई लाने के लिए, आप भाषा में निपुण हो, कुशल हो और विराम चिन्हों का प्रयोग आप किस तरह से करेंगे उनसे आप परिचित हो पाएंगे। अर्थात यह पूरा वीडियो देखते देखते आपको यह समझ में आ जाएगा और यह आना चाहिए कि विराम चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करेंगे और भाषा में उसका स्थान यानी कुशलता जो भी है वह आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि हिंदी के कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। अर्थात बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं। वे सारे विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। कुछ विराम चिन्ह बताया जा रहा है कि मतलब अभी आप कक्षा 5वीं में हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारे विराम चिन्हों के बारे में ना बताया जाए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह जो आपको बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, वे सारे विराम चिन्ह आपको सिखाए जाएंगे। देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर नाम नहीं है किसी का, एक लाइन है, एक छोटा सा निशान दिखाई पड़ रहा है, फिर और एक मतलब अलग अलग तरह के कुछ हमें शेप यानी आकार दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बेटा आपको आगे सीखने के लिए मिलेगा इन सभी को क्या कहा जाता है, इनका नाम क्या है।
वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला है यहाँ पर पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का जो आकार होता है वह एक लाइन जैसा होता है, खड़ी पाई के जैसा। इसको आप इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं और हिंदी में यह पूर्ण विराम कहलाता है। ध्यान रखिए, यह हमेशा वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब आपका वाक्य लिखकर पूरा हो जाता है तब हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ है क्या, कि वाक्य के अंत में प्रायः पूर्ण विराम लगाया जाता है। अर्थात जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वाक्य के अंत में प्रायः मतलब अक्सर, हमेशा पूर्ण विराम लगाया जाता है। अर्थात जब वाक्य समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वह भी देख लेते हैं हम। यह देखो, सुबह का समय था, पक्षी चहचहा रहे थे। सुबह का समय था, पक्षी चहचहा रहे थे। यहां पर देख रहे हैं दो चिन्हों का प्रयोग किया गया है। एक तो छोटा सा चिन्ह है और दूसरा अंत में चहचहा रहे थे के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। देख रहे हैं आप लोग, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। फिर से, विवान विद्यालय जा रहा है। विवान विद्यालय जा रहा है, बीच में कोई चिन्ह नहीं आया, कि सरल वाक्य है और अंत में पूर्ण विराम लगाया गया। तो बच्चों यहाँ पर पूर्ण विराम है, इसे पूर्ण विराम कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन सा विराम चिन्ह आता है। अब यहाँ तक पूर्ण विराम तक मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आगे का जो भाग है विराम चिन्ह का, वो अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद। सारी भाषाओं के साथ हिंदी भाषा भी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी अन्य भाषाएं। अब आप लोग ये भाग 1 देखते रहिए और समझते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।